Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar and we are studying our social studies book of class 6th in this video. इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं हमारी 6th क्लास की सोशल स्टडी बुक. एंड डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो वी आर स्टडिंग द पॉलिटिकल साइंस पार्ट ऑफ दिस बुक इन दीज डेज. इन दिनों हम लोग इस बुक का जो पॉलिटिकल साइंस वाला पार्ट है उसका फर्स्ट लेसन स्टडी कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी यानी विविधता को समझना. एंड वी हैव कंप्लीटेड द लेसन, और हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं इस लेसन को. एंड वी हैव आल्सो कंप्लीटेड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आंसर्स आल्सो, और हम लोग अधिकतर क्वेश्चन आंसर भी इस लेसन के कर चुके हैं. वी आर गोइंग टू कंप्लीट द लेसन्स क्वेश्चन आंसर, रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर्स ऑफ लेसन टुडे. आज हम लोग इस लेसन के जो बचे हुए क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको कंप्लीट करने जा रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज वर्क. आइए शुरू करते हैं इसका अगला जो रिमेनिंग वर्क है उसको. वी हैव कंप्लीटेड, वी हैव डिस्कस्ड अप टू क्वेश्चन नंबर 4 इन आवर प्रीवियस वीडियो. अपने प्रीवियस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 तक. इन द बियॉन्ड द टेक्स्ट बॉक्स, ये जो बियॉन्ड द टेक्स्ट बॉक्स दिया हुआ है यहाँ पर, इसका क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अपने पिछले वीडियो में. एंड इट इज द 8th वीडियो ऑफ दिस लेसन. आज का वीडियो इस लेसन का 8th वीडियो है, 8वां वीडियो है. सो लेट्स स्टार्ट द 5th क्वेश्चन. आइए शुरू करते हैं 5th क्वेश्चन से आज की स्टडी. द 5th क्वेश्चन इज रिसर्च प्रोजेक्ट. आज ये जो 5th क्वेश्चन है ये एक रिसर्च प्रोजेक्ट है, यानी आपको खोज करनी है, इसमें कुछ चीजों को रिसर्च करना है. ऐसा एक प्रोजेक्ट यानी एक क्रियात्मक कार्य आपको दिया जा रहा है इस क्वेश्चन में. ऐसा एक प्रोजेक्ट आपको लिखना है, बनाना है, जिसमें आपको कुछ रिसर्च भी करनी होगी, कुछ चीजों को ढूंढना भी पड़ेगा. तो आइए पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का मीनिंग एक्सप्लेन कर देता हूं कि इसका मतलब क्या है और आपको करना क्या है. वर्क इन ग्रुप्स यानी ग्रुप्स में काम करें, यानी ग्रुप बना करके आप ये काम करें. मेक ए प्रेजेंटेशन, एक प्रेजेंटेशन बनाएं. प्रेजेंटेशन क्या होती है? प्रस्तुतिकरण. किसी भी चीज को हम किसी के सामने जब प्रेजेंट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, तो उसको प्रेजेंटेशन कहते हैं. तो एक प्रेजेंटेशन आपको बनानी है, और वेबसाइट या फिर आपको वेबसाइट बनानी है. तो वेबसाइट तो आप शायद नहीं बना पाएंगे, और यहाँ वेबसाइट बनाने का काम इस लेवल का भी नहीं है. आपको एक प्रेजेंटेशन बनानी है, आपको एक तरह से एक रिपोर्ट बनानी है. कंपेयरिंग 4 स्टेट्स ऑफ इंडिया, जिसमें भारत के 4 राज्यों को कंपेयर करना है, यानी उनकी तुलना करनी है. आपको इंडिया के 4 स्टेट्स यानी 4 राज्यों को कंपेयर करना है, उनकी तुलना करनी है. ऐसी एक रिपोर्ट तैयार करनी है. वन ईच फ्रॉम द नॉर्थ. हर ये जो 4 राज्य आप लेंगे, 4 स्टेट्स जो आप लेने वाले हैं, उसमें से इनमें से हर एक जो है वो नॉर्थ से होना चाहिए, यानी उत्तर दिशा से, भारत के उत्तरी हिस्से में होना चाहिए. एक साउथ यानी दक्षिण से होना चाहिए. एक स्टेट आपका ईस्ट यानी पूर्व से होना चाहिए, और एक जो है वेस्ट यानी पश्चिम से होना चाहिए. चारों दिशाओं में से एक स्टेट को आपको लेना है, और उनके बारे में कुछ रिपोर्ट तैयार करनी है, और उनका कंपैरिजन करना है. फर्स्ट लोकेट देम ऑन ए मैप. फर्स्ट यानी सबसे पहले, लोकेट का मतलब उनको ढूंढें, उनका पता लगाएं. देम यानी उनका, ऑन ए मैप, मैप यानी एक मानचित्र पर, एक मैप पर सबसे पहले उनको लोकेट करें, उनको ढूंढें. ऑफ इंडिया, मैप ऑफ इंडिया, भारत के मानचित्र पर उनको, चारों जो राज्य आप लेने वाले हैं, जिनकी रिपोर्ट आप बनाने वाले हैं, उनको आप पहले इंडिया के मैप पर ढूंढें, उनको लोकेट करें. एंड देन, और उसके बाद में कंपेयर देयर. अब इनकी चारों राज्यों की किन किन चीजों में कंपैरिजन करना है. कंपेयर यानी तुलना करें. देयर फिजिकल फीचर्स, उनके भौतिक विशेषताओं की. स्टाइल ऑफ ड्रेस, ड्रेस यानी कपड़ों को पहनने की स्टाइल. वॉर्न बाय द पीपल,
जो कि वहाँ के लोगों के द्वारा पहने जाते हैं, फूड यानी वहाँ का भोजन, और इकोनॉमी यानी कि वहाँ की अर्थव्यवस्था, आर्थिक तंत्र, लैंग्वेज यानी वहाँ की भाषा, रिलीजियस कंपोजिशन यानी धार्मिक संगठन यानी कैसे कैसे धर्मों से मिला हुआ है, मिला जुला वहाँ का एनवायरनमेंट है, किन किन धर्मों को मानने वाले लोग वहाँ रहते हैं, ये वहाँ का रिलीजियस कंपोजिशन होगा, एंड कल्चर और वहाँ की संस्कृति। हर एक राज्य के बारे में ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। तो इसका आंसर आप कैसे दे सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सजेशन दे रहा हूँ। देखिए, हमारे इस बुक में, इस चैप्टर में हमने 2 स्टेट्स के बारे में इस तरह से पढ़ा था। एक तो हमने पढ़ा था लद्दाख के बारे में, एक हमने पढ़ा था केरला के बारे में। तो उन दोनों स्टेट्स के बारे में जिस तरह से हमने पढ़ा, अब हम उन स्टेट्स को नहीं लेंगे, हम उनसे अलग स्टेट्स को लेंगे। तो मैं आपको सजेशन दे रहा हूं, आप नॉर्थ में से तो ले लो कश्मीर, ये एकदम नॉर्थ में है अपने इंडिया के। तो नॉर्थ में से तो हमने कश्मीर ले लिया, साउथ में से केरला वापस ले सकते हैं आप। फिर उसके बाद वेस्ट में से यानी पश्चिम दिशा में से राजस्थान अपना जो स्टेट है वो ले लें अपन, और जो ईस्ट जो साइड है, ईस्ट जो डायरेक्शन है, वहां से आप वेस्ट बंगाल को ले लें। अब करना क्या है आपको एक टेबल बनानी है। एक्चुअली एक टेबल बनानी है जिसमें आपको 5 कॉलम बनाने हैं। 5 कॉलम में आपका फर्स्ट कॉलम तो हो जाएगा, आपका। तो आपको ये एक टेबल बनानी है। इस टेबल में फर्स्ट कॉलम आपका हो जाएगा स्पेशल फीचर्स यानी विशिष्ट विशेषताएं या विशिष्ट गुण, ये आपका फर्स्ट कॉलम होगा। सेकंड कॉलम में आप लिखना काश्मीर, थर्ड कॉलम में आप लिखना केरला, फोर्थ कॉलम में लिखना आप राजस्थान, ये राजस्थान, और फिफ्थ कॉलम में आप लिखना वेस्ट बंगाल। यानी ये चारों जो स्टेट है इनके एक एक कॉलम बना लेने हैं आपको, काश्मीर, केरला, राजस्थान और वेस्ट बंगाल। फर्स्ट जो कॉलम है उसमें आपने स्पेशल फीचर्स लिख दिए हैं, विशिष्ट गुण या विशिष्ट विशेषताएं। अब आपको ये जो मैंने कुछ चीजें लिखी है ये आपको यहाँ पर इस तरह से मेंशन करनी है। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे ये मैंने रफली किया है, आपको फेयर करना है, स्केल से ही खींचनी है। जो लाइंस ड्रॉ करनी है आपको वो बाई स्केल या बाई रूलर ही करनी है, इस तरह से बाई हैंड नहीं करनी है आपको। फर्स्ट जो इसमें लिखना है आपको स्पेशल फीचर्स में, फर्स्ट है लैंड टाइप यानी किस प्रकार की जमीन है। अब इसके आगे जो यहाँ पर है काश्मीर में किस तरह की लैंड टाइप है यानी वहां पर कैसी जमीन है। उसके बाद में केरला में कैसी जमीन है, राजस्थान में कैसी जमीन है और वेस्ट बंगाल में कैसी जमीन है। तो इन चारों की जो लैंड टाइप है यानी जमीन का प्रकार है वो चारों का आपको लिख देना है। उसके बाद में ड्रेस, तो ड्रेस कैसी पहनते हैं, कौन सी ड्रेस यहाँ पर पहनी जाती है। फूड, कैसा खाना, कौन सा खाना खाया जाता है इन चारों में। ऑक्यूपेशन ऑफ काश्मीरीज नहीं लिखना है यहाँ पर, केवल ऑक्यूपेशन आपको लिखना है यानी व्यवसाय क्या करते हैं वहां के लोग। ऑक्यूपेशन क्या है काश्मीर का लोगों का, केरला के लोगों का, राजस्थान के लोगों का, वेस्ट बंगाल के लोगों का। लैंग्वेज कौन सी बोलते हैं काश्मीर में, केरला में, राजस्थान में, वेस्ट बंगाल में। और रिलीजन्स कौन से हैं वहां पर, कैसे कौन कौन से धर्मों को लोग प्रैक्टिस करते हैं, तो काश्मीर में, केरला में, राजस्थान में, वेस्ट बंगाल में। तो इस तरह से आपको ये 6 पॉइंट्स यहाँ पर मैंने लिखे हैं। अब आपको ये फिल कहाँ से करना है, तो ये आपको गूगल से पता करना है, इनको सर्च करना है आपको। अब देखिए जो आने वाली जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें बच्चों को सर्च करना भी आना चाहिए। बहुत ही इजी है, गूगल पे जाके आप बोलना है केवल लैंड टाइप ऑफ काश्मीर, इतने में वहां पर लिखा हुआ आ जाएगा कैसी लैंड है। वहां से छांट करके कोई एक शब्द यहाँ लिख दीजिए कि वहां काश्मीर में कैसी लैंड है, माउंटेनियस होगी यानी पर्वतीय होगी। लैंड टाइप ऑफ केरला, केरला की कैसी लैंड है। लैंड टाइप ऑफ राजस्थान, लैंड टाइप ऑफ वेस्ट बंगाल,
ये आप जब गूगल पर बोलेंगे तो उसका आंसर आपके सामने आ जाएगा और वो आपको यहाँ फिल करना है। फिर इसी तरह ड्रेस ऑफ कश्मीर, ड्रेस ऑफ केरला, ड्रेस ऑफ राजस्थान, ड्रेस ऑफ वेस्ट बंगाल, फूड ऑफ कश्मीर, फूड ऑफ केरला, फूड ऑफ राजस्थान, फूड ऑफ वेस्ट बंगाल। तो इस तरह से जब आप बोलेंगे तो आपके सामने आंसर्स आ जाएंगे, वो आंसर आपको इसमें फिल करने हैं। तो इस तरह से आपको ये जो रिसर्च प्रोजेक्ट है आपका ये तैयार करना है और इसको फेयर काम करना है आपको। ये मैंने रफली किया है। आपको रूलर की हेल्प से ही लाइंस ड्रॉ करनी है, कोई भी बाई हैंड नहीं करेगा लाइन ड्रॉ, और अच्छी हैंडराइटिंग में आपको वर्क करना है। मैंने केवल एक गाइडेंस दिया है आपको कि किस तरह से आपको ये करना है। ये यहाँ पर अपना ये बॉक्स कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कंप्लीट नोट करना है पहले, फिर आपको ये इस तरह की टेबल बना करके ये 4 जो स्टेट्स हैं, 4 जो राज्य हैं, इनका कंपैरिजन करना है। आगे का जो पॉइंट है, आगे का जो टॉपिक है वो है एनसीईआरटी कॉर्नर। एनसीईआरटी कॉर्नर में भी कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर हमें लिखने हैं। आइए देखते हैं क्या आपको करना है इसमें। एनसीईआरटी कॉर्नर आपको मेंशन करना है अलग से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ अप ए लिस्ट, एक लिस्ट रेखांकित कीजिए या एक लिस्ट बनाइए ऑफ द डिफरेंट फेस्टिवल्स, अलग अलग फेस्टिवल्स यानी अलग अलग त्योहारों की एक लिस्ट बनाइए, सेलिब्रेटेड जो मनाए जाते हैं इन योर लोकेलिटी, आपके आसपास में। विच ऑफ, एक तो आपको लिस्ट बनानी है, उन फेस्टिवल्स की लिस्ट बनानी है जो आपके आसपास मनाए जाते हैं। और फिर इसके बाद फुल स्टॉप के बाद यहां एक और क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ दीज, इनमें से कौन सा सेलिब्रेशंस, यानी कौन से इनमें से, ये जो आप लिस्ट बनाएंगे त्योहारों की, इनमें से कौन से सेलिब्रेशन यानी कौन से समारोह आर शेयर्ड, वो बांटे जाते हैं बाय ए मेंबर ऑफ डिफरेंट रीजनल एंड रिलीजियस कम्युनिटीज। इनमें से ऐसे कौन से त्योहार है जो डिफरेंट रीजनल यानी विभिन्न क्षेत्रीय और धार्मिक जो समुदाय हैं, यानी अलग अलग क्षेत्रों के लोग या अलग अलग धर्मों के लोग भी अगर आपके पास में रहते हैं तो वो भी उनको शेयर करते हैं। ऐसे कौन कौन से त्योहार है जो जिनको सब लोग मनाते हैं, सब धर्मों के लोग मनाते हैं, सब रीजन्स के लोग मनाते हैं, तो ऐसे कौन से त्योहार है। तो 2 प्रकार के प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। एक तो आपको लिस्ट बनानी है फेस्टिवल्स की जो आपके आसपास मनाए जाते हैं, दूसरे उन लिस्ट में से कौन सा वो त्योहार है जिसको सभी रीजनल डिफरेंट रीजनल के लोग यानी अलग अलग क्षेत्रों के लोग और अलग अलग रिलीजियस कम्युनिटीज यानी अलग अलग धार्मिक समुदायों के लोग भी उसको मनाते हैं। तो इसका आंसर आपको लिखने के लिए मैंने कुछ आपके लिए बनाया है इसका आंसर। तो ये लिस्ट मैंने एक बनाई है जो कि आप लिख सकते हैं इसके आंसर में। फर्स्ट है दीपावली, सेकंड है होली, थर्ड है रक्षाबंधन, फोर्थ है गणगौर, फिफ्थ है दशहरा, सिक्स्थ है रामनवमी, सेवंथ है जन्माष्टमी, एट्थ है मैनी अदर फेस्टिवल्स, और भी कई दूसरे फेस्टिवल्स। और इसको लिखने के बाद ये लिस्ट बन गई है। अब हमें लिखना है कि कौन सा त्योहार ऐसा है जो सब लोग मनाते हैं। तो आपको उसके उत्तर में अलग से लाइन चेंज करके लिखना है, फ्रॉम दीज फेस्टिवल्स, इन फेस्टिवल्स से दशहरा, दशहरा के दोनों तरफ इन्वर्टेड कोमाज लगाने हैं, दशहरा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड, दशहरा फेस्टिवल मनाया जाता है, एंड ये एंड का ही साइन था, सेलिब्रेटेड एंड शेयर्ड, और मनाया जाता है और शेयर किया जाता है बाय मेंबर्स ऑफ डिफरेंट रीजनल एंड रिलीजियस कम्युनिटीज। डिफरेंट रिलीजियस और रीजनल कम्युनिटीज के द्वारा भी इनको शेयर किया जाता है, उनको भी मिल करके वो लोग इसको मनाते हैं। तो आपने देखा होगा दशहरे का जब मेला भरता है अपने परबतसर में भी, तो सभी धर्मों के लोग वहां पर इकट्ठे होते हैं। तो इसलिए हमने इस दशहरे को इसके लिए चूज किया है। तो यहाँ पर ये इस तरह से आप ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान से क्वेश्चंस के आंसर्स को आपको ध्यान से सुनना है, समझना है, और जिस तरह से आपको गाइड किया जाए उस तरह से आपको उसका आंसर प्रिपेयर करना है। यहाँ पर हर आंसर आपको बुक में नहीं मिलेगा, काफी आंसर अपने को खुद को प्रिपेयर करने पड़ते हैं। तो उसमें अपनी खुद की भी माइंड यूज करना है अपने को।
इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं ताकि बच्चा स्टूडेंट अपना खुद का माइंड भी यूज करे। और माइंड ऐसी चीज है जिसको आप जितना यूज करोगे उतना ही ये डेवलप होता जाएगा, और केवल नकल करने से, कॉपी करने से अपना माइंड डेवलप नहीं होने वाला है। इसलिए इस तरह के प्रश्न ये इसमें दिए जाते हैं बुक्स में, ताकि स्टूडेंट कुछ चीजों को खुद सर्च करें और कुछ चीजें खुद अपनी ओर से भी वो लिखे। तो इस तरह की चीजें अपने को करनी है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं, लिविंग इन इंडिया यानी भारत में रहना, विद इट्स रिच हेरिटेज, इसकी समृद्ध विरासत के साथ, इस भारत की समृद्ध रिच हेरिटेज यानी समृद्ध विरासत के साथ में रहना भारत में, ऑफ डाइवर्सिटी, इसकी जो डाइवर्सिटी की जो समृद्ध विरासत है, भारत में जो डाइवर्सिटी यानी विविधता की जो समृद्ध विरासत है, हेरिटेज है, उसके साथ में भारत में रहना, एड्स टू योर लाइफ, आपकी लाइफ में क्या ऐड करता है, आपकी लाइफ जो है, आपका जो जीवन है उसमें भारत में आप रहते हैं और भारत की जो विविधता है और ये विविधता की जो समृद्ध विरासत है, रिच हेरिटेज है, इसके साथ जब आप भारत में रहते हैं तो आपके अंदर, आपके जीवन में क्या बात ऐड हो जाती है, कौन सी बात आपके यहाँ पर इस आपके जीवन में जुड़ जाती है। तो आपको इसका आंसर यहाँ से स्टार्ट करना है। लिविंग इन इंडिया, भारत में रहना, विद द रिच हेरिटेज ऑफ डाइवर्सिटी, विविधता की समृद्ध विरासत के साथ में, एड्स यानी जोड़ देता है। अब क्या जोड़ देता है वो लिखना है, जॉय यानी खुशी, और कोऑपरेशन यानी सहयोग, को एग्जिस्टेंस यानी सह अस्तित्व, एंड हार्मोनियस लिविंग और सामंजस्यपूर्ण जीवन, टू अवर लाइफ, योर की जगह अवर लिखना है, टू अवर लाइफ, हमारे जीवन में। तो आंसर हो गया कि भारत में इसकी विविधता के साथ रहना हमारे जीवन में खुशी, सहयोग, सह अस्तित्व और सामंजस्यपूर्ण जीवन को जोड़ देता है हमारे जीवन में। तो इस तरह से आपको इसका आंसर प्रिपेयर करना है, जो मैंने जिस तरह से गाइड किया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं, द टर्म, ये जो टर्म है यूनिटी इन डाइवर्सिटी यानी विविधता में एकता, ये जो टर्म है यूनिटी इन डाइवर्सिटी यानी विविधता में एकता, इज एन एप्रोप्रिएट टर्म, ये सुमेलित टर्म है यानी सही टर्म है, जिसकी जरूरत है, या जो जिसको कहते हैं प्रासंगिक टर्म है या सही टर्म है, टू डेस्क्राइब इंडिया, भारत को वर्णन करने के लिए। क्या भारत का, इंडिया को डेस्क्राइब करने के लिए, भारत को वर्णन करने के लिए क्या ये जो टर्म है ये एप्रोप्रिएट टर्म है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता। तो पहला प्रश्न यही पूछा गया है, क्या ये एप्रोप्रिएट टर्म है। तो सबसे पहला आंसर भी आपको यही लिखना है, यस, हाँ। यस लिखने के बाद कोमा लगाना है आपको। यस आई थिंक, मैं सोचता हूं, यहां पर आप डू यू की जगह आई लिख देंगे। यस आई थिंक, मैं सोचता हूं, द टर्म यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज एन एप्रोप्रिएट टर्म टू डिस्क्राइब इंडिया। हाँ, मैं ये सोचता हूं कि भारत को डिस्क्राइब करने के लिए, उसका वर्णन करने के लिए ये एप्रोप्रिएट टर्म है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो सबसे पहला आंसर तो आपको यही लिखना है। दूसरा आंसर, दूसरा क्वेश्चन भी इसी में इंक्लूडेड है, व्हाट डू यू थिंक, आप ऐसा, क्या आप ऐसा सोचते हैं, नेहरू इज ट्राइंग, कि नेहरू कोशिश कर रहे हैं, टू से, कहने की, नेहरू कहने की कोशिश कर रहे हैं, अबाउट इंडियन यूनिटी, भारतीय एकता के बारे में, इन द सेंटेंस, इस वाक्य में, कोटेड अबव, जो ऊपर कोटेड किया गया है यानी जिसको संदर्भित किया गया है, फ्रॉम हिज बुक, उनकी बुक से। कौन सी बुक है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उनकी जो बुक थी जवाहरलाल नेहरू की, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज, उन्होंने एक बुक लिखी थी जवाहरलाल नेहरू ने। क्या आपको ऐसा लगता है कि नेहरू जी इस टर्म के द्वारा भारत की यूनिटी के बारे में कहने का प्रयास कर रहे हैं? आपको क्या ऐसा लगता है? तो आपको सेकंड आंसर लिखना, एक आंसर मैंने बता दिया है, सेकंड आंसर भी इसी तरह लिखना है, यस, यस, यस आई थिंक,
yes, I think Nehru is trying to say about Indian unity in the sentence quoted about from the book The Discovery of India. हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि इस सेंटेंस के थ्रू नेहरू जी भारत की यूनिटी के बारे में कहने का प्रयास कर रहे हैं. तो ये दोनों जो क्वेश्चन है, ये इनके आंसर भी 2 आंसर आपको लिखने हैं आंसर में, और बहुत सारा जो क्वेश्चन है वही यूज हो रहा है आंसर में. केवल यहाँ पर कुछ चीजों को रिप्लेस करना है. यहाँ पर यस दोनों में ही लिखना है, इसमें भी यस लिख के कॉमा लगा के ये पूरा लिखना है. डू यू की जगह आई यहाँ पर रिप्लेस कर देना है. यहाँ पर भी यस के बाद में व्हाट डू यू की जगह आपको आई, यस के बाद में आई लिख करके और इसको रिप्लेस करके यहाँ से स्टार्ट कर देना है. क्वेश्चन नंबर 4, अंडरलाइन द लाइन. उस लाइन को अंडरलाइन कीजिए इन द पोइम. पोइम में उस लाइन को अंडरलाइन कीजिए. संग यानी जो गाई गई थी आफ्टर द जलियांवाला बाग मास्केयर. जलियांवाला बाग का जो नरसंहार था, मास्केयर था, उसके बाद जो पोइम गाई गई थी उसमें उस लाइन के नीचे अंडरलाइन कीजिए विच अकॉर्डिंग टू यू, जिसके अकॉर्डिंग यानी जिसके अनुसार, टू यू यानी आपके लिए, जिसके अनुसार रिफ्लेक्ट्स इंडियाज एसेंशियल यूनिटी. जिसमें से, जिन लाइनों में से रिफ्लेक्ट यानी प्रतिबिंबित होता है इंडियाज एसेंशियल यूनिटी, भारत की जो जरूरी एकता है, वो भारत की जरूरी एकता जो प्रकट होती है, उन लाइनों के नीचे आपको अंडरलाइन करना है. तो ये क्वेश्चन आपको लिखना है. और मैं आपको बता दूं, अपन ने एक कविता पढ़ी थी इस लेसन के लास्ट में, मैंने उसका हिंदी जो मीनिंग है वो भी आपको बताया था. तो यहाँ पर उन लाइनों को हमें अंडरलाइन करना है. तो यहाँ पर मैंने 2 अंडरलाइन की है लाइनें, ये आपको लिखनी है. द ब्लड ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स. हिंदुओं और मुस्लिम्स का ब्लड फ्लोज यानी बहता है टुगेदर टुडे, आज साथ में. हिंदू और मुस्लिम का जो रक्त है, जो ब्लड है, वो बहता है साथ में आज. सोक, डू सोक योर रोब. रोब का मतलब होता है चोगा, जो हम पहनते हैं, लंबा चोगा. डुबो दो तुम्हारा चोगा इन दिस रिवर ऑफ ब्लड, इस खून की नदी में. डियर फ्रेंड, प्यारे मित्र. तो ये यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता को दिखाया गया है. तो यहाँ पर ये जो 2 लाइन्स है, इनको आपको लिखना है इस क्वेश्चन के आंसर में. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5. अगला क्वेश्चन नंबर 5 है चूज यानी चुने. अनोदर रीजन, दूसरा क्षेत्र, यानी आप जिस क्षेत्र में रहते हैं उसके अलावा कोई दूसरा क्षेत्र चुने, रीजन चुने. इन इंडिया, भारत में. एंड डू ए सिमिलर स्टडी, और इसी तरह की स्टडी करें ऑफ द हिस्टोरिकल एंड जियोग्राफिकल फैक्टर. हिस्टोरिकल का मतलब होता है ऐतिहासिक, और जियोग्राफिकल का मतलब है भौगोलिक. ऐतिहासिक और भौगोलिक जो फैक्टर हैं, जो कारक हैं, जो किसी भी क्षेत्र को प्रभावित करते हैं, वहां के ऐतिहासिक और भौगोलिक जो फैक्टर हैं, उनके बारे में आपको स्टडी करनी है. भारत के किसी और दूसरे जो रीजन्स है उनके बारे में आपको स्टडी करनी है, आप जिसमें रहते हैं वहां से अलावा. तो हमने यहाँ पर 2 चीजों के बारे में स्टडी की थी, 2 ऐसे रीजन्स के बारे में स्टडी की थी. एक तो था अपना लद्दाख, दूसरा था अपना केरला. ऐसे 2 जो रीजन्स हैं अपने देश के, 2 स्टेट्स जो हैं, उनके बारे में हमने हिस्टोरिकल और जियोग्राफिकल, उन वहां के जो फैक्टर्स हैं उनके बारे में स्टडी की थी. आइए एक बार इस क्वेश्चन को पूरा रीड करके समझ लेते हैं. तो आपको उन क्षेत्रों के जो जियोग्राफिकल यानी भौगोलिक और हिस्टोरिकल यानी ऐतिहासिक जो फैक्टर हैं उनकी स्टडी करनी है. दैट इन्फ्लुएंस, जो प्रभावित करते हैं. द डाइवर्सिटी, वहां की विविधता को. फाउंड देयर, जो वहां पर पाई जाती है. वो कौन से कारक हैं जो कि वहां की डाइवर्सिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, वहां की विविधता को प्रभावित करते हैं. ऐसे कौन से हिस्टोरिकल और जियोग्राफिकल फैक्टर्स हैं, उनके बारे में आपको स्टडी करनी है. और उसके बाद में यहां पर फुल स्टॉप के बाद में एक और क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है. आर दीज हिस्टोरिकल एंड जियोग्राफिकल फैक्टर्स, क्या ये जो जियोग्राफिकल और हिस्टोरिकल फैक्टर्स हैं कनेक्टेड टू ईच अदर, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं. एंड अगर कनेक्टेड हैं तो हाउ यानी कैसे कनेक्टेड है.
तो इसका आंसर आपको देखिए लिखने के लिए मैंने कुछ तैयार किया है। तो यहाँ पर आपको लद्दाख और केरला इनके बारे में लिखना है, लेकिन ये आंसर काफ़ी बड़ा हो जाएगा अगर हम उनके बारे में लिखेंगे। यहाँ पर हम लिख सकते हैं, बुक में अपने आया हुआ है दोनों के ही बारे में और हम पढ़ भी चुके हैं, इसलिए मैं इनकी डिटेल्स नहीं लिखवाऊंगा, क्योंकि और वास्तव में अपने को क्या इनकी कुछ डिटेल अपने को लिखनी है। लद्दाख के बारे में 2-4 लाइनें और केरला के बारे में 2-4 लाइनें, तो वहाँ की हिस्ट्री के बारे में कि कौन लोग वहाँ पर आए थे, पहले कोई ट्रेडर्स यानी व्यापारी आए थे तो कौन आए थे, फिर एक वहाँ की ज्योग्राफिकल जो स्ट्रक्चर है, भौगोलिक संरचना, कहाँ वहाँ पर क्या क्या पैदा होता है, क्या पर्वत है, पहाड़ है। तो ज्योग्राफिकल और हिस्टोरिकल जो वहाँ की स्थिति है वो आपको दोनों की लिखनी थी, लेकिन आप केवल इनके नेम्स लिख देना। तो हमने किन रीजन्स के बारे में स्टडी की है, केवल नेम्स आप यहाँ पर मेंशन कर देना। नंबर 1 लद्दाख और नंबर 2 केरला। इनके बेसिस पर हम लिख रहे हैं कि क्या ये जो हिस्टोरिकल और ज्योग्राफिकल ये दोनों जो फैक्टर होते हैं ये आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो इसका आंसर आपको लिखना, और वो कैसे कनेक्टेड होते हैं तो मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ उसका आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। पहले आपको ये दोनों रीजन्स के नाम लिखने हैं जिनके बेसिस पर अपन ये आंसर लिख रहे हैं। बोथ रीजन्स यानी दोनों क्षेत्र वर इन्फ्लुएंस्ड प्रभावित हुए थे बाय चाइनीज एंड अरब ट्रेडर्स। दोनों ही जो ये क्षेत्र हैं लद्दाख और जो केरला है, वो दोनों रीजन्स जो हैं वर इन्फ्लुएंस्ड यानी ये दोनों ही क्षेत्र प्रभावित हुए थे बाय चाइनीज एंड अरब ट्रेडर्स, यानी चीनी और अरब ट्रेडर्स यानी जो व्यापारी, ट्रेडर्स के द्वारा यानी व्यापारियों के द्वारा। ये दोनों ही जो क्षेत्र थे लद्दाख और केरला, लद्दाख तो एकदम नॉर्थ में है, केरला एकदम साउथ में है, लेकिन फिर भी दोनों जो ये क्षेत्र हैं, रीजन्स है, ये चाइनीज और अरब ट्रेडर्स के द्वारा इन्फ्लुएंस्ड हुए थे, ये प्रभावित हुए थे। इट वॉज द ज्योग्राफी ऑफ केरला, ये केरला की ज्योग्राफी थी। ज्योग्राफी यानी भौगोलिक स्थिति थी, भौगोलिक संरचना थी वहां की, विच अलाउड जिसने अनुमति दी फॉर द कल्टीवेशन ऑफ स्पाइसेज, जिसने वहां पर स्पाइसेज यानी मसालों की खेती को अलाउ किया। यानी केरला में व्यापारी क्यों आए, व्यापारी आए ये तो वहां की हिस्ट्री है। केरला में और लद्दाख में व्यापारी आए, लेकिन क्यों आए, व्यापारी आए ये तो हो गई वहां की हिस्ट्री। व्यापारियों ने आकर के वहां के क्षेत्रों को इन्फ्लुएंस किया, प्रभावित किया, ये तो हो गई वहां की हिस्ट्री। और ये आए क्यों, क्योंकि वहां की जो ये वहां की ज्योग्राफी थी, भाई किसी भी जगह कौन सी फसल पैदा होगी ये वहां की ज्योग्राफी पे ही तो डिपेंड करता है। वहां की भौगोलिक स्थिति क्या है, जमीन कैसी है वहां की। तो ये केरला में जो इट वॉज द जियोग्राफी ऑफ केरला, ये केरला की ज्योग्राफी ही थी, वहां की भौगोलिक स्थिति थी, विच अलाउड जिसने अनुमति दी फॉर द कल्टीवेशन ऑफ स्पाइसेज, जिसने वहां पर स्पाइसेज यानी मसालों की खेती को होने दिया, वो वहां की ज्योग्राफी ही तो थी। एंड द स्पेशल ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ लद्दाख, और लद्दाख की भी स्पेशल ज्योग्राफिक लोकेशन थी, स्पेशल उसकी स्थिति है ज्योग्राफी की। लद्दाख कैसा है, रेगिस्तान है, लेकिन पर्वतों पर रेगिस्तान है, तो स्पेशल वहां की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन थी लद्दाख की, वही ऐसी चीज थी। एंड इट्स वूल, और लद्दाख की जो ऊन है, दैट ड्रू ट्रेडर्स, जिसने ट्रेडर्स यानी व्यापारियों को अपनी ओर खींचा, टू दीज रीजन्स, इन क्षेत्रों की ओर। व्यापारी आए वहां पर, लद्दाख में भी आए, केरला में भी आए, लेकिन किस लिए आए, क्योंकि वहां की जो ज्योग्राफी थी वो इस तरह की थी कि वहां पर विशेष प्रकार की फसलें पैदा होती थी। केरला में मसाले पैदा होते थे, और जो लद्दाख है वहां पर ऊन बनती थी, तो उनके लिए व्यापारी आते थे। इसलिए हिस्ट्री और ज्योग्राफी आपस में कनेक्टेड है। दस इस तरह से हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, हिस्ट्री और जो ज्योग्राफी होती है, आर ऑफन टाइड, प्रायः बंधी होती है एक दूसरे से, इन द कल्चरल लाइफ ऑफ ए रीजन, किसी भी रीजन, किसी भी क्षेत्र की जो कल्चरल लाइफ होती है, वहां की जो सांस्कृतिक जीवन होता है, उसमें ज्योग्राफी और हिस्ट्री जो है वो टाइड होती है, यानी बंधी रहती है, एक दूसरे से वो जुड़ी रहती है।
तो ये एक बहुत ही अच्छा आंसर है इस क्वेश्चन का, क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछा गया था, क्या ज्योग्राफी और हिस्ट्री, किसी भी जगह की जो ज्योग्राफिकल और हिस्टोरिकल जो फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं किसी जगह को, क्या वो कनेक्टेड होते हैं, और होते हैं तो क्यों होते हैं। तो अपन ने इस आंसर में यही लिखा है कि ज्योग्राफी के कारण से ही हिस्ट्री बनती है, इसलिए दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं या टाइड अप होते हैं। तो इस तरह से हमने पहले आपको जो लद्दाख और केरला ये 2 नेम्स मेंशन करने हैं, और उसके बाद में ये आंसर आपको नोट डाउन करना है। डियर स्टूडेंट्स, दीज आर सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस एक्चुअली। ये जो क्वेश्चंस है ये थोड़े अलग प्रकार के प्रश्न हैं, इनके आंसर सीधे सीधे बुक में नहीं मिलते हैं। इसमें इनके आंसर्स को देने के लिए हमें अपना माइंड यूज करना पड़ता है, कुछ चीजों को अपने को सर्च करना पड़ता है इंटरनेट पे, और वास्तव में यही चाहते हैं ये क्वेश्चन इसीलिए दिए जाते हैं कि बच्चा कुछ चीजों को खोजना सीखे अपने लेवल पर। ये आने वाली जो शिक्षा नीति है, जो नई शिक्षा नीति लागू हो गई है, जिसका प्रभाव 1-2 साल में देखने को मिलेगा, उसमें बच्चों को खूब चीजें खोजनी पड़ेगी इंटरनेट पर। एक तरह से इंटरनेट अनिवार्य जैसा हो जाएगा स्टूडेंट्स के लिए। तो बच्चा चीजों को खोजना सीखे, ज्ञान पड़ा है। हाँ, ये जरूर है कि आपको अच्छी चीजें खोजनी है, उस पर कचरा नहीं खोजना है। इंटरनेट पर तो दोनों प्रकार की चीजें हैं, अब आप पे निर्भर करता है कि आप अच्छी चीजों को खोजते हैं या बुरी चीजों को खोजते हैं। आप जैसी चीजें खोजेंगे वैसी चीजें आपको मिल जाएगी, और जैसी चीजें आपको मिलेगी उसका प्रभाव आप पर हो जाएगा। इसलिए हम इस इंटरनेट की दुनिया से अच्छी चीजों को ग्रहण करें, बुरी चीजों पर ध्यान नहीं दें। लेकिन वास्तव में इंटरनेट आज के समय में एक ज्ञान का बहुत बड़ा सोर्स है, उसका उपयोग भी करना चाहिए। तो ये जो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इसमें हमें कुछ चीजें गूगल से, इंटरनेट से सर्च भी करनी होती है, और कुछ चीजें अपने मन के द्वारा भी लिखनी होती है, कुछ चीजें एनालिसिस करके लिखनी होती है। देखिए, अभी जो लास्ट क्वेश्चन अपन ने किया वो कोई दिया हुआ थोड़ी आंसर कहीं, लेकिन हमने इस लेसन को पढ़ा है, और उस पढ़ने के आधार पर हमने कुछ विश्लेषण किया है, मन में कुछ एनालिसिस किया है, और वो बात फिर हमने अपने मन से यहां पर लिखी है। तो हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को, इनके आंसर्स को समझें, और हम खुद भी अपने लेवल पर इन आंसर्स को दे सकें, ऐसी योग्यता अपने अंदर डेवलप करें, इसकी हम कोशिश करें। और एक काम तो मैंने आपको आपके लेवल पर करने के लिए दे ही दिया है, ये जो टेबल है वो आपको गूगल से सर्च करके वॉइस कमांड दे करके आपको फिल करनी है। और आज हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है इस फर्स्ट लेसन को। अब हमारे तीनों सब्जेक्ट्स में, यानी कि हिस्ट्री में, हिस्ट्री के बाद ज्योग्राफी में, और उसके बाद पॉलिटिकल साइंस में, तीनों सब्जेक्ट्स में 1-1 लेसन हो गए हैं। अब अपन नेक्स्ट जो वीडियो अपना होगा उसमें वापस जो अपना हिस्ट्री है उसका सेकंड लेसन स्टार्ट करेंगे। एक लेसन तीनों में हो गया, अब वापस जब स्टार्ट होगा तब हिस्ट्री में दूसरा लेसन होगा शुरू, फिर बाद में दूसरा लेसन शुरू होगा ज्योग्राफी में, फिर सेकंड लेसन स्टार्ट होगा अपनी पॉलिटिकल में। इस तरह से अपन बढ़ेंगे आगे, ताकि तीनों सब्जेक्ट्स में इक्वल अपना वर्क चलता रहे। और ये जो वर्क आज मैंने दिया है वो आपको बहुत ही अच्छा, सुंदर और बहुत सुंदर शब्दों में और लर्न करते हुए आपको लिखना है और कंप्लीट करना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन नाउ नेक्स्ट वीडियो। हैव ए नाइस डे, सी यू एंड बाय।